नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम के चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं आपको उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संबंध में जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। उस विज्ञप्ति में क्या क्या बातें हैं और क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। देखिए, यहाँ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ये विज्ञप्ति जारी हुई है। इसकी वेबसाइट आप जानते हैं www.ukpsc.gov.in और विज्ञापन संख्या ये है, जानते ही हैं आप लोग। और दिनांक 8 अक्टूबर 2020 को यह विज्ञप्ति जारी हुई है। इस जो ये सेवा है, ये विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा के अंतर्गत आती है। प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा, समूह गौ प्रवक्ता विशेष अधीनस्थ शिक्षा, प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा और सामान्य शाखा एवं महिला शाखा। सामान्य शाखा और महिला शाखा की दो अलग अलग शाखाएं हैं और इनकी जो मेरिट बनती है वो भी अलग अलग रूप में ही बनती है। तो आगे देखते हैं हम इसकी विज्ञप्ति को। पहले इस विज्ञप्ति को हम देखेंगे। एतद द्वारा उत्तराखंड शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य शाखा तथा महिला शाखा परीक्षा 2020 के रिक्त 571, ध्यान दीजिएगा, 571 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु दिनांक 12 अक्टूबर 2020 से ऑनलाइन आवेदन, ध्यान दीजिएगा ऑनलाइन है, ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने एवं आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2020, ध्यान दीजिएगा 1 नवंबर 2020 तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ समस्त अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 16/11/2020, ध्यान दीजिएगा 16/11/2020 निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विज्ञापन का विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है। तो इस विज्ञप्ति को देखने से आपको पता चलता है कि सबसे पहले देखिए, पद है 571 और 12 अक्टूबर 2020 जो ये डेट है, 12 अक्टूबर 2020 से ऑनलाइन आवेदन पत्र यहाँ आमंत्रित किए जाते हैं ये, और 12 अक्टूबर 2020 से ऑनलाइन ये आवेदन पत्र उपलब्ध होंगे और आप इनको फिल कर सकते हैं। और इसकी जो अंतिम तिथि है आवेदन पत्र की जो आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 1 नवंबर 2020 तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र करने, देखो आवेदन पत्र भरने और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 1 नवंबर 2020 है तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र का स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ समस्त अभिलेख आयोग के कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2020 निर्धारित है। यानी आप 12 अक्टूबर 2020 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और शुल्क भी ऑनलाइन आपने जमा करना है 1 नवंबर 2020 तक। उसके बाद 16 नवंबर 2020 तक आपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकालकर उस पर स्वहस्ताक्षरित वो होना चाहिए, उस पर हस्ताक्षर आप स्वयं करेंगे, स्वप्रमाणित उसे करेंगे और उसके साथ में अपने समस्त जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने लगाना है।
समस्त अभिलेख जो आपके हैं उनको आपने इनको इसमें लगाना है और उसके बाद इसकी हार्ड कॉपी आपने 16 नवंबर 2020 तक आयोग में जमा करनी है, आयोग कार्यालय में इसमें जमा करनी है। ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, आप जिन जिन अभिलेखों का दावा आप ऑनलाइन आवेदन में करेंगे वो सारे अभिलेख उसमें होने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी अभिलेख उसमें कम हुआ तो फिर बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बाद में प्रस्तुत करने को बोला जाता है। और अगर आप अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाते तो आपका चयन निरस्त भी हो सकता है। तो ये है विज्ञप्ति। हम आगे देखते हैं। अब हम आते हैं इसके विज्ञापन पर आते हैं। देखिए विज्ञापन, देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार आयोग की वेबसाइट आप जानते हैं, विज्ञापन संख्या A-1/S.A1/2020। हाँ, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य एवं महिला शाखा। देखिए सामान्य एवं महिला शाखा अलग अलग हैं। परीक्षा 2020 से में ये परीक्षा, मतलब ये 2020 में ये विज्ञप्ति जारी हुई है। और इसकी विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो है 12/10/2020। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 1/11/2020 से को रात्रि 11:59 तक 12 बजे से पहले, मतलब ये आवेदन पत्र हो जाना चाहिए। 12 बजे के बाद अगर आवेदन पत्र होता है तो फिर वो स्वीकार्य नहीं होगा। और आवेदन शुल्क यहाँ पर आप नेट बैंकिंग के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा और क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप जमा कर सकते हैं। और ये आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो भी 1/11/2020 ही है, रात को 11:59 तक, यानी 12 बजे से पहले तक। आवेदन पत्र और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि एक ही है, 1/11/2020 को रात्रि 12 बजे से पहले, यानी 11:59 पर यह काम हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो वह स्वीकार्य नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ शाखावार, विषयवार, पृथक पृथक समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि है 16/11/2020 को सायं 6 बजे तक। यहाँ पर सायं 6 बजे लिखा है। ठीक है। यानी 16 नवंबर 2020 को सायं 6 बजे तक आप इसकी हार्ड कॉपी, अपने जो भी आपके अभिलेख है उसकी हार्ड कॉपी और जो आपने आवेदन किया है उसका प्रिंटआउट, स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ में आपके अभिलेखों की कॉपीज के साथ में इसकी हार्ड कॉपी आपने जमा करनी है 16/11/2020 तक आयोग के कार्यालय में। और इसमें आपके ऊर्ध्वाधर अभ्यर्थी ऊर्ध्वाधर व 37 आरक्षण व संबंधी धारित सब उप श्रेणी वगैरह का जितना भी ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसका वर्णन आपने अवश्य करना है कि आप किस कैटेगरी के हैं। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आप किस कैटेगरी में आवेदन करते हैं, आपने दावा अवश्य करना है। अगर आप आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो इस दशा में स्पेशल अपील वगैरह, राधा मित्तल वगैरह जो भी है, ये क्रम में अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। ठीक है। देखो, अगर आप आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो आप आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे, इसलिए आपका दावा करना बहुत ज़रूरी है और उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना जरूरी होगा। और उसके बाद देखिए, पहले अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर ले कि आवेदन पत्र में जो आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है अर्थात 1/11/2020 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं व अन्य अर्हताएं अवश्य धारित हो। आप पहले ये देख लीजिए आवेदन करने से पहले कि आप ये सभी योग्यताएं रखते हैं जो कि अभ्यर्थी को प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए यहाँ विज्ञप्ति में निर्धारित की गई हैं। आप ये सभी योग्यताएं अगर रखते हैं तभी आप इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे, अन्यथा इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए आप पात्र नहीं होंगे। शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि वह तिथि मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता के विवरण में के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र निर्गत होने की तिथि का अंकन हो। ठीक है।
तो आपका अंक पत्र जिस तिथि को निर्गत हुआ है वही आपकी योग्यता की तिथि मानी जाएगी। तो विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी। अगर आप ये सारे जो इसमें अर्हताएँ दी हैं, क्वालिफ़िकेशंस दी हैं, इनको आप पूरी नहीं करते हैं या इसका अगर आप प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं समय से, तो आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। ठीक है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में संपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार किसी भी स्थिति में अपूर्ण, ध्यान देखिए, अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपने आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरना है। उसकी सारी आपने कॉलम, जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं, वो सारे कॉलम आपने भरने हैं। और ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी को अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, शिक्षा शास्त्र, एलटी, अधिमानी अर्हता यदि लागू हों एवं विज्ञापन के बिंदु संख्या 2.2 में उल्लेखित अनिवार्य वांछनीय अर्हता के संबंध में किए गए दावे से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा पठनीय एवं वैध प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद के सापेक्ष अनर्ह माना जाएगा तथा आरक्षण से संबंधित श्रेणी उपश्रेणी का भी वैध व पठनीय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद के सापेक्ष आरक्षण संबंधी कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा। देखिए, आप जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है उसको आपने अपलोड भी करना है। जब आप बेहतर होगा कि आप साइबर कैफ़े में जाके इस फॉर्म को फिल करें। वहाँ आप समस्त अपने जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनकी मूल कॉपी लेके जाएं और वहाँ इंटरनेट के द्वारा इसकी वेबसाइट पर आपने ये सर्टिफिकेट्स आपने अपलोड करने हैं और सारे सर्टिफिकेट्स, आपके सारे प्रमाण पत्र वैध होने चाहिए। और अगर आप ये अपलोड नहीं करते हैं तो आपका आवेदन पत्र निरस्त भी किया जा सकता है। उसके अलावा फर्जी प्रमाण पत्र, आयु, अनुभव, आरक्षण संबंधी आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी को आयोग की समस्त आगामी परीक्षा से 5 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जाता है। देखिए, आप कोई भी झूठा दावा ना करें, कोई भी ऐसा दावा ना करें जिसका आपके पास कोई प्रमाण पत्र ना हो। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं या कोई फर्जी प्रमाण पत्रों के माध्यम से परीक्षा में बैठने हुए पाए जाते हैं या परीक्षा में आवेदन करते हुए पाए जाते हैं, आप बाद में पकड़े जाते हैं, तो आपको 5 साल के लिए आयोग की परीक्षाओं से डिबार किया जा सकता है, आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है 5 साल के लिए आयोग की समस्त परीक्षाओं से। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से बिल्कुल बचिए। आगे देखते हैं। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आएगा। और ये सारी चीज़ें अगर आप कोई भी अनुचित साधन प्रयोग करते हैं तो वो भी अनुमन्य नहीं है। उसके लिए आप दंड के पात्र होंगे और आप डिबार किए जा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो प्रवेश पत्र नेट द्वारा आप डाउनलोड करेंगे उस पर भी आपने कुछ नहीं लिखना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियां, अर्हता, आरक्षण संबंधित उपश्रेणी, आयु, विषय, शाखा, आयु, परीक्षा केंद्र इत्यादि में किसी भी प्रकार के संशोधन या प्रयोजन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए, आपने आवेदन पत्र जो भरना है बिल्कुल सोच समझकर सही उसमें डेटा भरने हैं, क्योंकि एक बार आवेदन पत्र आपने भर के सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपने जो भी डेटा उसमें भरे हैं, जो भी आपने दावे किए हैं, उसको आप संशोधित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए शुरुआत से ही जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करें तो बिल्कुल ध्यान से सारे डेटा, सारे उसमें जितनी भी आपकी डेटाज हैं, सारे आंकड़े उसमें बिल्कुल स्पष्ट भरें ताकि दोबारा उसको संशोधन की आवश्यकता ही ना हो, क्योंकि संशोधन अनुमन्य नहीं है, संशोधन के अनुरोध अनुमन्य नहीं है। प्रश्नगत परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन और ऑनलाइन शुल्क, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह इसके माध्यम से स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं होगा। यानी ऑनलाइन आवेदन ही करना है, ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है, और शुल्क भी आपने ऑनलाइन ही जमा करना है, किसी और माध्यम से शुल्क जमा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा तथा विषयों आदि आवेदन कर सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही
ऑनलाइन आवेदन देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा तथा विषयों हेतु आवेदन कर सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा तथा महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं महिला व सामान्य शाखा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में ही शाखा तथा संबंधित विषयों का उल्लेख किया जा सकता है। एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन करने की दशा में प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क पृथक पृथक जमा करना होगा। ठीक है, देखिए अगर एक ही आवेदन पत्र आपने जमा करना है और जैसे और जो पुरुष कैंडिडेट जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो केवल सामान्य शाखा में अप्लाई कर सकते हैं और महिला अभ्यर्थी सामान्य और महिला शाखा दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एक से अधिक विषयों के लिए आपने अप्लाई करना है तो प्रत्येक विषय के लिए आपने निर्धारित शुल्क जो प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क पृथक पृथक जमा करना होगा। उदाहरण, यदि एक सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थी प्रवक्ता हिंदी शुल्क 150 तथा प्रवक्ता अंग्रेजी शुल्क 150 दोनों विषयों हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं धारित करती है, तो दोनों शाखाओं सामान्य एवं प्रवक्ता हिंदी प्रवक्ता अंग्रेजी महिला शाखा प्रवक्ता हिंदी आदि हेतु प्रोसेस शुल्क के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क सभी को जोड़ के उसे देखो, अगर हर किसी के लिए अलग अलग शुल्क है तो उतना शुल्क उसे जमा करना होगा। और अभ्यर्थी के नाम एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन करता है तो इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। देखिए, एक ही आवेदन पत्र आपने फिल करना है और अगर एक से अधिक विषयों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने प्रत्येक विषय का अलग अलग शुल्क जमा करना है। कोई आवेदन पत्र आपने एक ही जमा करना है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि व नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ही ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समग्र सेवा सामान्य शाखा महिला शाखा परीक्षा 2020 संगत सेवा नियमावली के अनुसार विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के आधार पर होगी। ठीक है, विषयवार वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी और अपने अपने विषय की परीक्षा अलग अलग देनी होगी। प्रश्नगत चयन हो तो हर विद्यार्थी के लिए विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ आयोजित की जाएगी, जिसका पाठ्यक्रम प्रशिष्ट और पाठ्यक्रम पर अभी एक वीडियो में और बनाऊंगा। हाँ, उसके बाद लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की आयोजित की जाएगी। ठीक है, विषयवार विद्यार्थियों को प्रिंट आउट अलग से दिया गया तो ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, ये पॉइंट पहले किसका जो अभिलेखों की छाया प्रति है वो 16 नवंबर तक आपने आयोग में भेजनी है, आयोग कार्यालय में आपने जमा करनी है और दिए गए निर्धारित तिथि तक जमा करना आवश्यक। यदि अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख निर्धारित तिथि कार्यकाल में प्राप्त देखो, अगर निर्धारित तिथि तक आप अपने अभिलेख जमा नहीं कर पाते हैं तो आपकी अर्हता पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक विभाग की किसी भी देरी के लिए आयोग देखो, एक बात है भाई, आप डाक से भेजते हैं तो डाक विभाग के किसी भी देरी के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान दीजिए। इसलिए आप जैसे ही फिल करते हैं तुरंत आप इसकी हार्ड कॉपी आयोग को भेज दीजिए। ठीक है, और अगर डाक विभाग की कोई देरी होती है तो उसके लिए कोई आयोग जिम्मेदार नहीं है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित समस्त अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित देखिए, आपने जितने भी आप ऑनलाइन आवेदन पत्र में आप दावा करते हैं अपनी योग्यता का, तो आपने उसकी स्वहस्ताक्षरित हार्ड कॉपी आपने आयोग कार्यालय में भेजनी है। और ऑनलाइन आवेदन करने के प्रिंट आउट आवेदन में किए गए दावे के समस्त अभिलेख व स्वहस्ताक्षरित हों, शाखावार विषयवार अलग अलग लिफाफों में रखकर सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार को रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट अथवा आयोग कार्यालय के किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर परीक्षा का नाम व शाखा विषय का अंकन अवश्य करें। ठीक है, आपने विषयवार भी अलग अलग जमा करना है फॉर्म और विषयवार शाखावार अलग अलग फॉर्म आपने जमा करना है। और जो आप लिफाफा तैयार करेंगे लिफाफे के ऊपर आपने परीक्षा का नाम अवश्य लिखना है। ठीक है,
अब आते हैं हम पदों की संख्या में आते हैं। रिक्तियों का उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य शाखा महिला शाखा पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 571 है। रिक्तियों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है। रिक्तियों का संख्यावार सामान्य शाखा महिला शाखा विवरण निम्नवत है। देखो आप इसकी रिक्तियां क्या हैं। विषय रिक्तियों की संख्या, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित। देखिए तो हिंदी में देखिए, आप ध्यान से देखिए, हिंदी में कुल पद 84 हैं। एससी के लिए 17, अनुसूचित जाति के लिए 17, अनुसूचित जनजाति के लिए 4, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 11, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8 और अनारक्षित पद इसमें 44 है। अगला है अंग्रेजी में कुल रिक्तियाँ 74, अनुसूचित जाति के लिए 13, अनुसूचित जनजाति के लिए 4, अन्य पिछड़ा वर्ग 11 और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ECW के लिए 7 और अनारक्षित के लिए अनारक्षित 39। संस्कृत में टोटल 21, SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC 3 और ECW 2 यानी अन्य पिछड़ा वर्ग 2 और अनारक्षित 10। फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र टोटल 64, SC के लिए 12, ST के लिए 3, OBC 10 और ECW 6, अनारक्षित 33 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 6 हैं। रसायन शास्त्र कुल पद 57, अनुसूचित जाति के लिए 7, जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 3 और अनारक्षित 14। हाँ, ये रसायन शास्त्र में कुल पद 57, अनुसूचित जाति 11, जनजाति 4, अन्य पिछड़ा वर्ग 8, आर्थिक रूप से कमजोर 5, अनारक्षित 29। गणित में कुल पद 30, अनुसूचित जाति 7, जनजाति 1, अन्य पिछड़ा वर्ग 5, आर्थिक रूप से कमजोर 3, अनारक्षित 14। जीव विज्ञान कुल 49, अनुसूचित जाति 10, जनजाति 2, अन्य पिछड़ा वर्ग 7, आर्थिक रूप से कमजोर 4, अनारक्षित 26। नागरिक शास्त्र रिक्तियों की संख्या 43, अनुसूचित जाति 8, अनुसूचित जनजाति 2, अन्य पिछड़ा वर्ग 6, आर्थिक रूप से कमजोर 4, अनारक्षित 23। अर्थशास्त्र 78, SC 14, ST 4, OBC 11, ECW 7, टोटल 42 यानी अनारक्षित 42। इतिहास में कुल 10 पद हैं। SC 2, ST 0, OBC 2 और ECW 1 और अनारक्षित 5। भूगोल कुल पद 22, SC 5, ST 1, OBC 4, ECW 2 और अनारक्षित 10। समाजशास्त्र कुल पद 9, SC 2, ST 0, OBC 2, ECW 0 और अनारक्षित 5। कला 1, 0, 0, 0, 0 अनारक्षित, वो एक पद है, वो भी अनारक्षित के लिए है। मनोविज्ञान 1 पद है, वो भी सिर्फ अनारक्षित के लिए है। कृषि 1 पद है, वो भी केवल अनारक्षित के लिए है। तो इस प्रकार कुल पद 544 हैं। इसमें SC के लिए 105, ST के लिए 27, OBC के लिए 80 और ECW के लिए 49 और कुल पद और अनारक्षित पद इसमें 283 हैं। तो ये थी रिक्तियों की जानकारी। आगे चलते हैं। अब महिला शाखा, ये वो सी सामान्य शाखा। महिला शाखा में यानी GGIC जिसे कहते हैं, महिला शाखा में जो रिक्तियां हैं, हिंदी विषय में कुल 4, अनुसूचित जाति 1, जनजाति 1, OBC 0, ECW 0, अनारक्षित 2। अंग्रेजी में 1 पद है, वो भी अनारक्षित है। फिजिक्स में 2 पद हैं, एक SC के लिए है और एक OBC के लिए है, बाकी 0 है।
और रसायन में 5 पद हैं, एक एससी के लिए है, एक ओबीसी के लिए है और 3 अनारक्षित हैं। इसके अलावा गणित में 4 पद हैं, एक एससी के लिए है, एक ओबीसी के लिए है और 2 अनारक्षित हैं। और जीव विज्ञान में 5 पद हैं, 2 एससी के लिए हैं, एक ओबीसी के लिए है, 2 अनारक्षित हैं। अर्थशास्त्र में 5 पद हैं, एक एससी के लिए है, एक ओबीसी के लिए है, 3 अनारक्षित हैं। भूगोल में 1 पद है जो कि अनारक्षित है। इस प्रकार कुल पद हुए टोटल 27 पद, 7 एससी के लिए, एक ओबीसी के, एक एसटी के लिए, 5 ओबीसी के लिए और 0 एससीडब्ल्यू और अनारक्षित इसमें 14 पद हैं। उसके बाद यहाँ देखिए जो इसके लिए पात्रताएं हैं, एलिजिबिलिटी है, वो प्रवक्ता जितने भी हैं, प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, इन सभी में भारत द्वारा किसी भी विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में इतने भी संबद्ध विषय में परास्नातक एमए या एमएससी की उपाधि है और अधिमानी है आर्यता है कि किसी भी और इसमें इसके साथ में राजकीय सरकार या से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि जिसे बीएड कहते हैं। आपने इसके लिए एलिजिबिलिटी है एमए बीएड, एमएससी बीएड या एमकॉम बीएड जो भी है, या स्नातकोत्तर के साथ में बीएड होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए। और अधिमानी अर्हता अन्य बातों में समानता होने पर देखो, एक तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो प्रादेशिक सेना में, उसको वरीयता दी जाएगी। और नेशनल कैडेट कोर या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र या सी प्रमाण पत्र हो उसको वरीयता दी जाएगी, या एनएसएस का सी प्रमाण पत्र हो उसको वरीयता दी जाएगी अगर समान नंबर में अधिमान्य अर्हता लागू होती है। इसके अलावा अब ये तो थे इन विषयों के लिए। जो कुछ अन्य विषय हैं, जैसे भारत शिक्षा शास्त्र में भारत द्वारा किसी भी स्थापित किसी विश्वविद्यालय से राजनीतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर और इसके साथ में बीएड, ठीक है, या ठीक है। और प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में एमएससी हो या और इसके साथ में बीएड हो या एलटी हो। हिंदी सबसे मेन जो ध्यान देने योग्य वह है हिंदी के लिए, क्योंकि इसमें हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि मांगी जाती है। साथ में संस्कृत विषय के साथ स्नातक होना चाहिए, ठीक है। हिंदी के लिए संस्कृत विषय के साथ स्नातक होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। और उसके बाद नीचे आइए, संस्कृत से एमए संस्कृत और बीए में हिंदी, ठीक है। संस्कृत के साथ स्नातकोत्तर और विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य साहित्य या दर्शन की उपाधि भी होनी चाहिए, या राजकीय से एलटी की उपाधि, ठीक है। तो संस्कृत स्नातकोत्तर द्वारा स्थापित की संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य साहित्य विज्ञान की उपाधि हो या एमए संस्कृत हो, उसके साथ में बीएड हो, ठीक है। प्रवक्ता कला में किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन या चित्रकला में स्नातकोत्तर उपाधि और साथ में बीएड की डिग्री। और कृषि में भारत में किसी भी संस्थान से कृषि में स्नातकोत्तर है और उसके साथ में बीएड की डिग्री, बीएड या एलटी की डिग्री यहाँ पर बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि एनसीटी के नियमों के अनुसार एक पीजीटी को प्रशिक्षित होना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक कुछ नियम है लोक सेवा के समूह गौ का पद है ये, और अनिवार्य वांछनीय योग्यता नियमावली, ये सब नियम दिए गए हैं। भर्ती की प्रक्रिया और यहाँ पर देखिए अगर बराबर अंक प्राप्त करने पर संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक होगी। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। इस सूची के नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक होगी। देखो, एक कुछ बैक पैरिटी भी होती है जिसमें कुछ 25% लोग एक रिजर्व में रखे जाते हैं कि ज्वाइन ना करने पर
या उपलब्ध ना होने पर पीछे की बैक पेनल्टी बनती है, वो बात की बातें हैं। जो पद का स्वरूप है, ये पेंशन योजना, ये अराजपत्रित है, अस्थाई है, स्थायी अविरल है, अंशदायी पेंशन योजना है। ये सब बातें आप बाद में नियुक्त होने के बाद पता चल जाएगी। इसका वेतनमान होता है 47,600 और हाँ 1,51,100 लेवल और लेवल 8 की ये पोस्ट है। ठीक है, लेवल 8 की ये पोस्ट है और इसको विशेष अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत प्रवक्ता संवर्ग सामान्य महिला शाखा के अंतर्गत होती है। और उच्च देखो इसकी जो न्यूनतम है, न्यूनतम आयु इसके लिए 21 वर्ष है, 21 वर्ष पूरे होने चाहिए और 42 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष न्यूनतम और 42 वर्ष इसमें अधिकतम है। आयु सीमा में छूट वही SC ST को 5 वर्ष की छूट है। ठीक, और वही जितने भी जो इसके अलावा अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट है और उसके बाद में अधिकतम सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। 2005 देखो जो सेनानी के आश्रित हैं उनके लिए जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। और इसमें अलग अलग चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल डिटेल में देख सकते हैं। और यहाँ पर 10 वर्ष की छूट सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद समूह के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष है। अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या, हाँ तो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे जो पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों के लिए इसमें अलग आयु में छूट की सीमा अलग है। और SC के लिए, SC ST के लिए 5 साल की इसमें आयु में छूट है। और जो स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित हैं उनके लिए राज्य आंदोलनकारी और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित हैं उनके लिए आयु में छूट 5 वर्ष की रखी गई है। इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। और जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट है। और जो SC ST और स्वतंत्रता सेनानी या से और उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। और उसके अलावा सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु से सशस्त्र सेनानी में सेवा की अवधि करने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आयु में छूट संबंधी चीज़ें आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। उसके बाद राष्ट्रीयता भारतीय, और इसके लिए भारतीय और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का निवासी होना आवश्यक है, क्योंकि रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होना इसके लिए आवश्यक है। आवेदन पत्र आमंत्रित होने की तिथि से पहले पंजीकरण होना आवश्यक है। तो इसलिए इसके लिए उत्तराखंड का निवासी होना आवश्यक है। समूह ग का पद है, क्योंकि ये ग्रुप C का पद है। चरित्र प्रमाण पत्र इसमें प्रस्तुत करना होगा। वैवाहिक स्थिति के लिए ऐसा पुरुष जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों पात्र नहीं होगा। शारीरिक स्वस्थता, ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बाद में आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के अन्य पिछड़ा वर्ग के सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित महिला श्रेणी ऐसे आदिवासी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित या महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य के, देखिए आरक्षण केवल राज्य के निवासियों पर ही आश्रय पर ही लागू होगा। जो राज्य के नहीं है उन पर ये लागू नहीं होगा। आश्रित हैं महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य के आदिवासी नहीं हैं को आरक्षण का लाभ नहीं होगा। जो उत्तराखंड के
जो निवासी नहीं है उनको ये लाभ अनुमन्य नहीं होगा। पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या, ये पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ है। और विकलांगता का जो कोटा है 40% विकलांगता होना अनिवार्य है, तभी उसको इसका लाभ मिलेगा। और इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी वाला है। और देखिए, जो भी आप जिस चीज़ में भी आप दावा करते हो उसका प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा भाई। और इसके बाद आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आप बेहतर होगा आप किसी साइबर कैफ़े में जाके इसको भरिए, ताकि आपको वहाँ ये परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसकी जो वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन कर सकते हैं, यूकेपीएससी की वेबसाइट पर जाकर। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, बहुत सारे ऑप्शन ये आपके सामने आएंगे। बेहतर होगा कि आप इसको किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ही फिल करें। हाँ, इसके जो शुल्क का विवरण है जो कि आपने ऑनलाइन ही करना है। अनारक्षित के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क है और प्रोसेसिंग शुल्क 26 रुपया 55 पैसा, तो कुल शुल्क 176 रुपया 55 पैसा है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 150, उसमें कोई अंतर नहीं है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें कोई अंतर नहीं है। और जो एससी अनुसूचित जाति के लिए 60 रुपया और प्रोसेसिंग शुल्क शायद 86 रुपया है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी वही है, 60 रुपया, 86 रुपया है। और जो दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं है, केवल प्रोसेसिंग शुल्क है 26 रुपया 55 पैसा। इसके अलावा उत्तराखंड जो राज्य संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवास है उसमें तो कोई शुल्क नहीं है। और परीक्षा के से संबंधित निर्देश हैं, इनको आप ये प्रवेश पत्र के साथ आपको मिलते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके लिए जो केंद्र हैं, अपने केंद्र का चयन आप कर सकते हैं। तो इस केंद्र का कोड होगा, एक कोड आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पर आपने भरना होगा। तो इसके लिए जो केंद्र हैं, आप जहाँ परीक्षा देना चाहते हैं, अल्मोड़ा, रानीखेत, और अल्मोड़ा और रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, नई टहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, ये सब हैं। तो आप अपनी सुविधानुसार अपने केंद्र का चयन कर सकते हैं। और देखिए, आरक्षण की जो श्रेणी है, देखिए जो आपको परीक्षा उत्तीर्ण करनी ही होगी तभी आप आरक्षण की श्रेणी में भी आ सकते हैं। जो अनारक्षित है उसमें 45% अंक आपको लाने ही होंगे, तब आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आपको 40% अंक लाने होंगे। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 40% अंक हैं। और एससी के लिए 35% अंक हैं, एससी और एसटी के लिए। तब आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाएंगे। इससे कम मार्क्स लाने पर आपकी मेरिट नहीं बनेगी। और आपने कौन कौन से प्रमाण पत्र आपने संलग्न करने हैं? हाई स्कूल प्रमाण पत्र अंक तालिका, इंटर अंक प्रमाण पत्र अंक तालिका, स्नातक उपाधि, और उसके बाद स्नातकोत्तर उपाधि, बीएड, एलटी डिप्लोमा या बीएड, अधिमान्य आर्थिक जिसका आप दावा करते हो, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आपने देना है। और अन्य जो भी आपने अर्हता आपने लगाई है उस सभी का आपने प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रस्तुत करना है। एनएसएस, एनसीसी या विकलांग कोटा या राजधानी सेवा में सेवारत हैं तो। और हाँ, अगर आप पहले से किसी राज्य सेवा में या केंद्रीय सेवा में जो भी है, अगर आप सेवारत हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। एनओसी, ध्यान दीजिएगा, एनओसी भी आपको प्रस्तुत करनी होगी यहाँ पर, ठीक है। और पूर्व सैनिक का दावा, जो भी आप दावा करेंगे उसका आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ प्रमाण पत्र हैं। जैसे अगर आप आरक्षित श्रेणी में आए तो आपको अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र इस तरीके का इस प्रारूप में आपको प्रस्तुत करना होगा, जो कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवंटित होना चाहिए आपको। और ये आपका अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, अनुसूचित जाति के लिए। और
अन्य पिछड़े वर्ग के लिए यानी ओबीसी के लिए अगर आप दावा करते हैं आरक्षण का, तो आपको वो यहाँ भी इस तरीके का आवेदन आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जो आवंटित होगा। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के कैटेगरी में अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको इस तरीके का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। देखिए, तो आप जिस श्रेणी में आरक्षण का दावा करेंगे आपको उस श्रेणी का प्रमाण पत्र जरूर आपको प्रस्तुत करना होगा। और इसके अलावा ये विकलांग, अगर आप विकलांग कोटे में दावा करते हैं तो इस तरीके का आवेदन पत्र आपको भरना है। इसमें काफ़ी कॉलम है, देख लीजिएगा इसमें अपनी अपनी सुविधा अनुसार आप किस श्रेणी में कितने आप विकलांग हैं। और ये भी विकलांगता संबंधी कुछ आंकड़े हैं, ये चीज़ें भरनी हैं आपने। आगे चलते हैं। और अब देखिए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर ECW के अंतर्गत जो आते हैं तो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो उस श्रेणी में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनको ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसका प्रोफार्मा इस तरीके का होना चाहिए, साथ में एक फ़ोटो भी, इस पर सत्यापित फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। और हस्ताक्षर से कार्यालय की मुहर और पदनाम जिस अधिकारी द्वारा आपको ये आवंटित किया जा रहा है उसका पदनाम और आपको मुहर होनी चाहिए कि आप इतना इस कैटेगरी में आप आते हैं। इसके अलावा ये विकलांग लोगों के लिए निर्देश हैं, इसको आप देखिए हैं। जो दिव्यांगजन हैं अभ्यर्थियों को क्या क्या, अगर उनको श्रुत लेखन या अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी हैं, उनके बदले कोई और लिखता है या अन्य कोई उनको सुविधाएं दी जानी, तो उसके प्रति ये चीज़ें हैं। और इसके लिए पाठ्यक्रम संबंधी में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि इसका क्या क्या पाठ्यक्रम है। फिलहाल इसके लिए एक ही परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान अभी तक दिया गया है, जिसके अंतर्गत 200 नंबर की परीक्षा होगी और केवल विषयगत परीक्षा होगी, जिसमें 200 अधिकतम 200 अंक हैं और 3 घंटे इसके लिए समय दिया जाएगा। एक ही परीक्षा होनी है, उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, प्रत्येक विषय की अलग अलग परीक्षा होगी इसी के अनुसार। तो आप इसी के लिए तैयारी कीजिए आप लोग। इसके अलावा ये 37 आरक्षण हैं, किस क्रम में क्या क्या है, किस तरीके से है, हाँ, तो इसका भी आप देख सकते हैं ध्यान से। आयोग की वेबसाइट पर ये सब कुछ उपलब्ध है। आप किस श्रेणी में क्या कितनी सीटें हैं, कहाँ किस श्रेणी में कितनी सीटें ये दे रखी हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये विकलांगता संबंधी है। इसके बाद यहाँ देखिए, ये भी विकलांगता संबंधी या दिव्यांग जनों के लिए कितनी सीटें कहाँ कहाँ आवंटित हैं। और ये महिला शाखा के लिए 37 आरक्षण। उसके बाद महिला शाखा के जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए 37 आरक्षण है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी जानकारी आवेदन के लिए हो गई होगी और आपको सभी को शुभकामनाएं। आप इस परीक्षा की तैयारी कीजिए और ध्यान से इस वीडियो को देखेगा कि आप किस कैटेगरी में आपको क्या फिल करना है। और आयु संबंधी छूट जो है वो वाला मामला कुछ कन्फ्यूजिंग वाला मामला है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि SC ST और OBC को तो 5 वर्ष की छूट है, SC ST को छूट है, OBC को शायद नहीं है, और पूर्व सैनिकों को शायद 10 वर्ष की छूट है, ऐसा मेरा अनुमान है। और इसके बारे में आप और जानकारी आप प्राप्त कर लीजिएगा। और बाकी केंद्रों के बारे में जानकारी, किस केंद्र पर अपनी सुविधा से आप जा सकते हैं, शुल्क संबंधी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और फॉर्म फिलअप करने के लिए बेहतर होगा कि आप साइबर कैफ़े में जाएं, वहां आपको सुविधा होगी। और इसके अलावा और लगभग और पद का विवरण मैंने आपको दे दिया है, किस तरीके की पोस्ट है, राजपत्रित अस्थायी, वेतनमान इसमें क्या है, आयु सीमा 21 से 42 वर्ष इसके लिए है। और जो आयु सीमा में छूट है, छूट को 5 वर्ष की, देखिए विभिन्न श्रेणियों उपश्रेणियों में अभ्यर्थियों तो उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत वर्तमान में प्रचलित शासन के अनुसार आयु में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड अनुसूचित जाति जनजाति उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश
1399 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। देखो, तो SC, ST और OBC के लिए तो 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखंड शारीरिक रूप से विकलांग हेतु अभ्यर्थियों को शासनादेश किसमें के द्वारा समूह ग के पदों के अंतर्गत सीमा में 10 वर्ष। अच्छा, जो दिव्यांग, विकलांग या दिव्यांग हैं उनको 10 वर्ष की छूट है, ध्यान दीजिएगा। SC, ST, OBC को 5 वर्ष की छूट, विकलांग को 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या 1244 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके आश्रित उनमें उनको 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना आयु सीमा के अकादमिक दिनांक 25/1970 के अनुसार उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी। अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, और यदि परिणामजन्य आयु इस पद की सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो, तो यह समझा जाएगा कि वह उच्च आयु सीमा संबंधित शर्त को पूरा करता है। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी का दावा करता है तो केवल एक उपश्रेणी के लिए लाभदायक होगा। यानी इसका अर्थ यह है कि आपने जितनी सेवा आपने की है डिफेंस में, तो उससे उस सेवा को इस आयु से घटाकर आप अगर इसके लिए एलिजिबल होते हैं, अगर आप उसकी जो आयु है उसके अगर आप 3 वर्ष से अधिक से कम होते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, आप इसके लिए पात्र होंगे। यानी आपकी जो सेवा आपने डिफेंस में की है उस सेवा को इसकी योग्यता की सेवा से